हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि उन्हें पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलते। सो आज आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैंने पेपर 1 के लिए क्वेश्चन सीरीज चालू की है जिसमें ऑल 10 यूनिट्स के कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ ही साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, हायर एजुकेशन से है। द एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी फेमस फॉर स्पेशलाइज्ड स्टडी इन हीनयान वॉज। मतलब हीनयान के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी फेमस है। आपने अक्सर दो नाम सुने होंगे, हीनयान और महायान। ये क्या होते हैं, जो बौद्ध धर्म था वो गौतम बुद्धा की मृत्यु के बाद दो पार्ट्स में, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान में वो लोग आते थे जो गौतम बुद्धा की रियल एजुकेशन या उनकी वैल्यूज को फॉलो करते थे, और महायान में वो लोग आते थे जो मूर्ति पूजा एंड स्पिरिचुअल टाइप के होते थे। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या होगा, वल्लभी यूनिवर्सिटी जो कि हीनयान के लिए फेमस है। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है, ये सौराष्ट्र में गुजरात में स्थित है और ये बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए फेमस है। इसके साथ ही वल्लभी वॉज द कैपिटल ऑफ मैत्रिका एम्पायर। मैत्रिका एम्पायर की राजधानी है वल्लभी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन 10+2+3 स्ट्रक्चर वॉज इनकॉर्पोरेटेड in the statement of national policy on education 1968। मतलब जो NPE 1968 है उसमें 10+2+3 स्ट्रक्चर को कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे इनकॉर्पोरेट किया गया या शामिल किया गया। सो कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन, रामामूर्ति कमीशन एंड मंडल कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन, क्योंकि 10+2+3 स्ट्रक्चर थी वो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा कोठारी कमीशन के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले इसकी रिपोर्ट थी, उसका नाम था END, जो कि 1966 में प्रेजेंट की गई थी। END मतलब एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ऑलराइट, इसके अलावा 4 थीम थी इस कमीशन की, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, डेवलपिंग सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, PIMS। ये 4 थीम क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कई बार। P फॉर प्रोडक्टिविटी, I फॉर इंटीग्रेशन, M फॉर मॉडर्नाइजेशन और S फॉर स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसके अलावा भी ये जो कमीशन था इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड 6% एजुकेशन पे स्पेंड करना है, किसका, नेशनल इनकम का, ये भी इसी की रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा 6 से 14 ईयर के स्टूडेंट के लिए यानी बच्चों के लिए जो कंपलसरी एजुकेशन थी अंडर आर्टिकल 45, ये भी इसी कमीशन की रिकमेंडेशन थी। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस कमीशन के बारे में। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलो आर ओड एज पर द वेरियस कैटेगरीज इन रिसर्च। हमें ओड पेयर ढूंढना है। कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग, शोध गंगा एंड एनलिस्ट, SPSS एंड MAX-QDA। अब सबसे पहले देखिए कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये दोनों ही सैम्पलिंग किसका पार्ट है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। बट यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है और जजमेंटल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। तो ओड पेयर तो यहीं से बन गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग बोथ बिलोंग टू द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैटेगरी एंड क्लस्टर सैम्पलिंग इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग whereas judgmental sampling belongs to non probability sampling. शोध गंगा एंड एनलिस्ट आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव। SPSS और ये MAX-QDA क्या है, ये डेटा एनालिटिक टूल्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग, आउटलाइनिंग, इंटीग्रेटिंग,
comes under which of the following given steps as per ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये काफी हाईलाइटेड टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, सो आप इसको डिटेल में स्टडी करिएगा। सो आप देखिए ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्या है स्टेप्स हैं, क्रिएटिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, आउटलाइन करना, इंटीग्रेट करना, किसके अंडर आएगा? क्या अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं। रिमेम्बरिंग के अंदर आएगा, अप्लाइंग के अंदर आएगा, अप्लाई में तो इम्प्लीमेंट किया जाता है जो भी आइडिया होता है, सो इसके अंदर भी नहीं आएगा, ये सब आएगा एनालाइजिंग के अंदर। ये मैंने डिटेल में स्टेप लिख दिए हैं, 6 स्टेप हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के। क्रिएटिंग में सबसे पहले देखिए डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, इन्वेंट करना, डेवलप करना। फिर इवेल्युएटिंग में क्या आएगा? हाइपोथेसिस बनाना, जज करना, चेकिंग, क्रिटिक करना। एनालाइजिंग में क्या आएगा? ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, आउटलाइनिंग, इंटीग्रेटिंग। क्वेश्चन यहाँ से बना था। देन अप्लाइंग में क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट होगा, और अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में समराइज करेंगे, इन्फरिंग करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और रिमेम्बरिंग और नॉलेज में रिकॉग्नाइज, लिस्टिंग, नेमिंग, आइडेंटिफाइंग, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन हाउ मैनी स्टेजेस कैन एडोलेसेंस आर क्लासिफाइड इनटू? सो इसका राइट आंसर होगा 8 स्टेज। अब ये 8 स्टेज कौन कौन से थे? स्टेज ऑफ साइको सोशियल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। पहला था इन्फेंसी, दूसरा था अर्ली चाइल्डहुड, तीसरा था प्री स्कूल, फोर्थ था स्कूल एज, फिफ्थ था एडोलेसेंस, और सिक्स था यंग अडल्टहुड, सेवन था मिडल अडल्टहुड, और 8 था मैच्योरिटी। सो ये 8 स्टेज थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला स्टेज इन्फेंसी, जो 0 से 1 साल के बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। 0 से 1 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसे किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, 1 से 3 साल के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, उनमें थोड़ा सा सेंस क्रिएट हो जाता है, तो उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए। देन प्ले एज 3 से 6 ईयर के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, वो खुद से कुछ इनिशिएटिव या एक्टिविटी करने लगते हैं। देन स्कूल एज 7 to 11 ईयर्स, इसमें क्या, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। और एडोलेसेंस 12 to 18 ईयर, इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंट विद द डेवलप आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी डेवलप होने लग जाती है, वो किसी को रोल मॉडल मानने लग जाते हैं, खुद की आइडेंटिटी उनके लिए मैटर करने लग जाती है। देन अर्ली अडल्टहुड, 19 से 29 साल के लोग इसमें आते हैं। इसमें क्या, रिलेशनशिप वाली कैटेगरी इसमें आती है। देन मिडल एज 30 to 64 ईयर्स, इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड बी पार्ट ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली को इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। ओल्ड एज, इसको मैच्योरिटी स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, असेस द मेक सेंस ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। 65 से ऊपर तो मीनिंग ऑफ लाइफ पता चल ही जाता है वैसे भी सबको। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लिसनिंग इज डन विद एन एम टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे पर्सन को समझने के लिए किस टाइप की लिसनिंग की जाती है। लिसनिंग भी काफ़ी टाइप की होती है, इम्फेथेटिक लिसनिंग होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है, क्रिटिकल लिसनिंग भी होती है, और अप्रिशिएटिव लिसनिंग भी होती है। सो अगर किसी दूसरे पर्सन को हम आराम से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो होगी इम्पैथेटिक लिसनिंग, ऑप्शन ए। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, इट इज लिसनिंग विद ए पर्पस, किसी पर्पस या उद्देश्य के साथ हम किसी को सुनते हैं, तो वो होती है एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद इम्पैथेटिक लिसनिंग, इट इज ए फॉर्म ऑफ एक्टिव लिसनिंग बट इन विच यू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन। इवेल्युएटिव लिसनिंग क्या होती है, लिसनर क्या करता है, इवेल्युएट करता है, एक्यूरेसी देखता है, मीनिंगफुलनेस एंड यूटिलिटी ऑफ द स्पीकर मैसेज, यानी वो जांच पड़ताल करता रहता है इसमें। एप्रिशिएटिव लर्निंग में ये क्या होती है, ये इंजॉयमेंट के लिए, रिलैक्स करने के लिए, फन के लिए, ये एप्रिशिएटिव लिसनिंग होती है। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 7, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड एक्सपेंडिचर क्या दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3। इफ ईच ऑफ देम सेव्स Rs 1000 देन ए की इनकम क्या हो सकती है। सबसे पहले इनकम का रेशियो दिया है क्या, 3:2, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:3।
इसको आप ए मान लीजिए और इसको बी। सबसे पहली बात तो कभी भी एक्सपेंडिचर का रेशियो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर उससे कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमें ज़्यादा करना पड़ेगा इस रेशियो को, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 4। अब रेशियो इक्वल हो गया, मतलब अब इनकम ज़्यादा हो गई और एक्सपेंडिचर कम हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ ईच ऑफ देम सेव्स Rs 1000, 1000 रुपये उसमें दोनों में से मतलब सेव करते हैं। अब यहाँ पे इनकी इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, मतलब ए ने 6 कमाया और जिसमें से 5 खर्च कर दिया, मतलब उसकी सेविंग कितनी हुई, 1 रुपये। यहाँ पे बी ने 4 रुपये कमाए जिसमें से 3 उसने खर्च कर दिए, तो यहाँ पे बी की सेविंग कितनी हुई, 1 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे एक की वैल्यू क्या दी गई है, 1000, और इस एक की भी वैल्यू 1000 दी गई है क्योंकि ईच लिखा है यहाँ पे, ईच ऑफ देम। ठीक है, तो एक की वैल्यू 1000 है तो यहाँ से ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 6000, और बी की कितनी हो जाएगी, 4000। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ए की इनकम, सो ए की इनकम 6000, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8 देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ 1/12 इज 3/8, मतलब 1/12 का कौन सा पार्ट है जो कि 3/8 है। मान लेते हैं x पार्ट है। अब x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3/8 और ये इधर जाएगा तो 12/1 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 और ये 2, आंसर क्या आ जाएगा, 9/2, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 9, God is great because he does great things. This inference commit which kind of fallacy? God great है क्योंकि वो great things करता है, तो ये कौन सी fallacy हुई, ad populum, fallacy of composition, fallacy of division या petitio principii? तो ये हुई petitio principii। इसके 2 नाम और होते हैं, इसको सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं और इसका सेकंड नेम क्या होता है, बेगिंग द क्वेश्चन। ये दोनों ही नाम इसी फैलेसी के हैं, मतलब इसमें एक ही बात को गोल 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 घुमा के बार बार वही बात बोली जाती है। गॉड ग्रेट है क्योंकि वो ग्रेट काम करता है, तो ये हुई पेटिशियो या सर्कुलर आर्ग्यूमेंट फैलेसी, क्योंकि इसमें सर्कुलर के नाम से ही समझ में आ रहा है गोल गोल एक ही बात को बार बार घुमाना होता है। ठीक है, इसके अलावा एड पॉपुलम फैलेसी कौन सी होती है, जिसको बैंड वैगन फैलेसी भी बोलते हैं, मतलब हमारी आसपास या हमारे सोसाइटी में कुछ लोग कोई काम कर रहे हैं, हम भी उनको देख देख के वही काम कर रहे हैं, हम ये लॉजिक नहीं लगाते कि ये हम काम क्यों कर रहे हैं या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे, बस हम देख देख के दूसरों को देख के काम करते हैं। इसको कॉमन लैंग्वेज में भेड़चाल भी बोलते हैं, तो ये वही एड पॉपुलम फैलेसी है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसको आप ऐसे समझिए, ये हो गई फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, और फैलेसी ऑफ डिवीजन, ये हो गई फैलेसी ऑफ डिवीजन, और ये हो गई फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, मतलब कुछ पार्ट से मिलकर एक पार्ट बनाया जाता है यहाँ पे, और फैलेसी ऑफ डिवीजन में एक पार्ट से डिवाइड होके अलग अलग पार्ट बनते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज यूनिवार्ता इन द एरेना ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन? यूनिवार्ता क्या है? क्या ये एक एथिकल टर्म है फॉर न्यूज़पेपर? क्या ये एक जर्नल है? या इट इज़ ए मल्टी लैंग्वेज न्यूज़ सर्विस? इट इज़ प्रिंटिंग प्रेस? तो ये है एक मल्टी लैंग्वेज, यानी कि मल्टी लैंग्वेज न्यूज़ सर्विस, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज में न्यूज़ सर्विस है यूनिवार्ता, जिसको फाउंड किया गया था 1961 में बाय डॉक्टर भिधान चंद्रा रॉय। It has started its commercial news operation through the Univarta, a multi-language news service. So यहाँ से correct answer option number C. So guys, that's all for today. I hope ये question series आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगी, आप इसको कंटिन्यू करिएगा। Thank you everyone.